हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के विषय पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि क्या है, कब से शुरू हुई, कैसा वातावरण रहा, किस विषय को लेकर ज़्यादा रचनाएं रची गई, मेन उस समय का वातावरण क्या था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्या परिवेश था, किस परिवेश के पर ज़्यादा जोर दिया, परिवेश का क्या प्रभाव पड़ा उस समय, ये सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। किसी भी समाज के आर्थिक और सामाजिक संबंध जब बदलते हैं तब मनुष्य की चेतना में परिवर्तन घटित होता है। चेतना में परिवर्तन के प्रामाणिक आधार मनुष्य के सामाजिक आर्थिक संबंध हैं। जब ये संबंध परिवर्तित होते हैं तो उस परिवर्तन की छाया साहित्य की प्रकृति पर, उसकी भाषा पर और उसके स्वरूप पर पड़ती है। भारतेंदु के समय में भी विश्व चिंतन के माध्यम से भी जो आधुनिक स्थापनाएं अस्तित्व में आई, उनकी पहली अभिव्यक्ति नवजागरण के माध्यम से हुई। इसी आधार पर आलोचकों ने इस कालखंड को हिंदी नवजागरण काल कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है, लोक जागरण जाति निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर सामंती विरोधी तथा मानवतावादी है। इसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। आधुनिक कालीन नवजागरण हिंदी नवजागरण है। यह हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका प्रमुख स्वर साम्राज्य विरोधी तथा सामंत विरोधी है। लोक जागरण भक्ति आंदोलन में बाह्याचार के प्रतिरोध में जन चैतन्यता है। हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना है जो साम्राज्य विरोधी तथा सामंत विरोधी है। जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में व्यापक बना, द्विवेदी युग में और पुष्ट हुआ और निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियाँ साहित्य के कलात्मक स्तर पर उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियाँ क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। इसलिए नवजागरण को भारतीय चिंतन के आधुनिक मोड़ की अभिव्यक्ति माना जाता है। मतलब ये बताया गया है कि 1857 की जो क्रांति हुई, स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, वो भारतेंदु युग में और भारतेंदु द्विवेदी युग में ये साहित्य के रचने का कारण बनी। उस समय जो साहित्य रचा गया उसी के परिप्रेक्ष्य, उसी के इर्द गिर्द या कहिए उसी विषय वस्तु पर ज़्यादा लिखी गई। मध्यकाल ईश्वर केंद्रित जीवन दर्शन से संचालित है, जबकि आधुनिक काल ईश्वरीय केंद्रितता का विकल्प खोजता है और उसको विकल्प में मनुष्य को प्रतिष्ठित करता है। मनुष्य केंद्रित जीवन दृष्टि पर आधारित होने के कारण आधुनिकता समूचे लीलावाद और अवतारवाद को निरस्त करती है। अभी ये बात देखिए आगे, मतलब जो भक्ति काल में हुआ, रीति काल में उन सारी चीज़ों को नकारते हुए मनुष्य को स्थापित किया आधुनिक काल में। मैथिली शरण गुप्त जी की एक पंक्ति है, संदेश यहाँ पर नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। स्वर्ग कहीं अलग नहीं होता। मनुष्य के जीवन की व्यक्तित्व और सामाजिक सार्थकता इस बात में है कि वे धरती को स्वर्ग जैसा बना दे। इसलिए मोक्ष और मुक्ति की अवधारणा इस आधुनिक काल में निरर्थक हो जाती है। आधुनिक भावबोध को संभव बनाने वाले तीन विचारकों की भूमिका डार्विन, मार्क्स, फायर निर्णायक मानी जाती है। इन तीनों के चिंतन ने ईश्वर, धर्म और दर्शन की भूमिका को निष्प्रभावी कर दिया। अंतिम
धक्का आधुनिक विचारक निश्चय के इस कथन से लगा कि ईश्वर मर गया। यह वह पृष्ठभूमि थी जिसने आधुनिक भावबोध की चेतना और तर्क प्रणाली को एक ठोस आधार दिया। इस आधुनिक भावबोध का विश्वव्यापी प्रसार हुआ और वो धीरे धीरे इस आधुनिक भावबोध की शुरुआत सामाजिक चिंतन और साहित्य में भी इसी आधुनिक काल में होती है। इसलिए जब हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर बात करते हैं तो आधुनिकता के प्रभाव स्वरूप उसमें तिथि या एक समय निश्चित कर देते हैं, क्योंकि इतिहास में समय का सगुण होना है। आधुनिक हिंदी साहित्य में जो पूरा भावबोध व पूरा नवजागरण के माध्यम से व्यक्त होता है, इसलिए भारतीय चिंतन की आधुनिक मोड़ की अभिव्यक्ति है। यह नवजागरण परंपरा और संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क विधान और सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना है। शायद यही कारण है कि नवजागरण में एक भी ऐसा चिंतन नहीं जो अवतारवाद अथवा मूर्ति पूजा का समर्थन करता हो। इस नवजागरण की प्रक्रिया के 3 क्षेत्र बहुत स्पष्ट हैं। अब देखिए किन सगुण निर्गुण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कुछ और ही बात क्या बता रहे हैं। बंगाल का नवजागरण, महाराष्ट्र का नवजागरण, हिंदी क्षेत्र का नवजागरण। हिंदी क्षेत्र का जो नवजागरण था, उस नवजागरण जातीय अस्मिता के साथ या इतिहास की पुनर्व्याख्या का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब जातीय अस्मिता और इसी इतिहास की पुनर्व्याख्या के प्रसंग में बहुत सारे ऐतिहासिक रचनाओं का सूत्रपात हुआ, जिससे भारतीय युग नाटक विधा को लेकर व्यक्ति अत्यंत समृद्ध हो जाता है। यह प्रक्रिया यहीं तक नहीं थमती, बल्कि यह सीधे प्रसाद युग तक आती है। यहाँ नाटकों द्वारा अतीत की पृष्ठभूमि को वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु एवं जातीय अस्मिता को स्थापित करते हुए अपने समय को संभव हो ही पाता है। चारसुक ने ठीक ही लिखा है। यह विलक्षण बात है कि गद्य की शुरुआत नाटकों के माध्यम से हुई।